नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस में। जहाँ पिछली 3 कक्षाओं से हम मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, मराठा इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं और आज ये मराठा इतिहास की हमारी आखिरी क्लास होगी, जहां हम पहले पेशवाओं का इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद आंग्ल मराठा युद्धों का अध्ययन करेंगे और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ जो हमारा एक पहला टॉपिक है कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना विस्तार किया, ये बहुत बड़ा एक टॉपिक था। ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम ब्रिटेन की आर्थिक नीतियां, फिर प्रशासनिक नीतियां, फिर किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, 1857 की क्रांति और फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा करेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पर पहले 5 मिनट में जो एक नई परंपरा हमने शुरू की है कि 5 या 7 मिनट में जो भी हमने कल पढ़ा है उसको रिकॉल करते हैं बहुत अच्छे से और फिर अगले टॉपिक पर हम आएंगे। तो पिछली क्लास में हमने शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ा था। उम्मीद है कि आप सभी ने क्विज भी लगा लिया होगा। हमने शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारियों का अध्ययन किया था, शिवाजी महाराज के सक्सेसर्स के बारे में बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि संभाजी महाराज, राजा राम महाराज, ताराबाई या शिवाजी द्वितीय, साहू महाराज, राजा राम द्वितीय और आखिरी में शाहजी अप्पा साहिब। तो एक एक करके हमने इन सभी बातों की चर्चा की थी, एक एक करके हमने डिस्कस किया था। जैसे पहली चीज हमने ये जानी थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो पत्नी थी साईबाई निम्बालकर, उनसे संभाजी का जन्म हुआ था। वहीं जो सोयराबाई थी, उनसे राजा राम का जन्म हुआ था। राजा राम की पत्नी का नाम ताराबाई था, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया, और ताराबाई के पुत्र का नाम शिवाजी द्वितीय था। वहीं संभाजी की पत्नी येसुबाई थी और संभाजी और येसुबाई के पुत्र का नाम साहूजी महाराज था, जो 5वें छत्रपति थे। फिर शिवाजी द्वितीय के पुत्र का नाम राजा राम द्वितीय था। इस तरह से हमने कल चर्चा की थी छत्रपति के बारे में। हमने यह भी जाना था कि बाद में छत्रपति पद को 2 भागों में बांट दिया गया, एक सतारा में जो शाहू जी महाराज थे और ताराबाई के नेतृत्व में कोल्हापुर में। ठीक है, अगर हम प्रमुख घटनाओं की बात करें तो संभाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ संगमेश्वर की लड़ाई लड़ी थी। तुलापुर में 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज और कवि कलश, जो कि उनके प्रधान सलाहकार थे, उनकी हत्या कर दी जाती है, बहुत ज्यादा यातनाएं देने के बाद औरंगजेब के द्वारा और औरंगजेब के गवर्नर मुकर्रब खान के द्वारा। ठीक है, फिर हमने राजा राम महाराज के बारे में पढ़ा था। ये कभी भी खुद गद्दी पर नहीं बैठे, ये कभी भी खुद गद्दी पर नहीं बैठे। ये मानते थे कि मुझसे ज्यादा हक इस पर साहू का है, तो कभी भी ये राज सिंहासन पर नहीं बैठे और इन्होंने प्रतिनिधि नाम का एक नया पद बनाया था और ये सवाल पूछा भी जाता है। फिर शिवाजी द्वितीय या ताराबाई का शासनकाल आता है। इस समय मराठा साम्राज्य 2 भागों में बंट गया, साहू महाराज सतारा और शिवाजी द्वितीय कोल्हापुर। यहीं पर हमने देखा था कि 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद बहादुर शाह प्रथम ने साहू को मुक्त कर दिया और 12 अक्टूबर 1707 को खेड़ा का युद्ध होता है ताराबाई और शाहू के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमने कल भी आपसे कहा था, क्विज में भी आपने देखा होगा कि पिछले वर्षों के सवालों में कई बार यह पूछा गया है। 12 अक्टूबर 1707 को खेड़ा का युद्ध। इसके बाद छत्रपति शाहू महाराज प्रथम, इन्होंने सेनाकर्ते नाम का एक पद बनाया और सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया। हमने देखा था कि खेड़ा के युद्ध में जो ताराबाई के खिलाफ या शिवाजी द्वितीय के खिलाफ शाहू महाराज ने लड़ा था, उसमें बालाजी विश्वनाथ ने साहू महाराज की मदद की थी। तो पहले उन्होंने साहू महाराज को सेनाकर्ते नाम के पद पर नियुक्त किया और 1713 में उन्होंने पेशवा बना दिया और यहीं से शक्तियां पेशवा के हाथों में जाना शुरू हो गई, यहीं से पावर पेशवा के पास जाना शुरू हो गई। शाहू महाराज के बाद राजा राम द्वितीय छत्रपति बनते हैं। इन्होंने पेशवा बालाजी बाजीराव से, याद रखिएगा,
बालाजी विश्वनाथ के बेटे का नाम था बाजीराव प्रथम और बाजीराव प्रथम के बेटे का नाम था बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच में संगोला की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ संगोला होती है 1750 में। और संगोला की संधि के बाद पूरी शक्तियां वास्तविक तौर पर पेशवाओं को मिल गई थी, सारी पावर पेशवाओं के पास आ गई और छत्रपति एक नाम मात्र का प्रमुख रह गया। तो इसमें संगोला की संधि याद रखेंगे, यहां से सवाल बनता है, खेड़ा के युद्ध से सवाल बनता है और संगमेश्वर की लड़ाई से सवाल बनता है। संभाजी महाराज की मृत्यु कहां पर हुई? महाराष्ट्र के तुलापुर में हुई। कवि कलश कौन थे? संभाजी महाराज के प्रधान सलाहकार थे। इस तरह के सवाल यहां से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप इन सभी बातों को याद रखेंगे। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पर आते हैं और अब हमें बात करनी है प्रमुख पेशवाओं के बारे में। जैसा हमने देखा कि 1713 में जब बालाजी विश्वनाथ को साहू महाराज ने पेशवा बनाया तो वहीं से धीरे धीरे शक्तियां पेशवाओं के पास आने लगी और छत्रपति बस एक नाम मात्र के प्रमुख रह गए। अंततः 1750 में जब संगोला की संधि होती है, 1750 में जब ट्रीटी ऑफ संगोला होती है, तो पूरी शक्तियां पेशवाओं के पास पहुंच गई। तो अब मराठा साम्राज्य में छत्रपति के बाद एक दूसरे दौर की शुरुआत हो रही है, जिसे पेशवाओं का दौर कहा जाता है, जिसे एज ऑफ पेशवा कहा जाता है, जिसमें हम सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाजीराव प्रथम के बारे में पढ़ेंगे जिनके ऊपर एक फिल्म बनाई गई है बाजीराव मस्तानी। फिर हम चर्चा करेंगे बालाजी बाजीराव के बारे में। ओके, बालाजी बाजीराव जिन्होंने संगोला की संधि की थी। माधवराव प्रथम के बारे में बात करेंगे क्योंकि बालाजी बाजीराव के समय पानीपत की तीसरी लड़ाई होगी और मराठा इसमें बुरी तरह से टूट जाएंगे, लेकिन माधवराव प्रथम दोबारा से मराठाओं को रीयूनाइट करेंगे। और कहा जाता है कि बहुत ही छोटी आयु में 27 या 28 वर्ष की आयु में पेशवा माधवराव प्रथम की डेथ हो जाएगी। तब इतिहासकार सर देशमुखी लिखेंगे कि जितनी क्षति मराठाओं को पानीपत की तीसरी लड़ाई से नहीं हुई थी, उससे कहीं ज्यादा नुकसान माधवराव की असामयिक मृत्यु से हुई है। इतना बड़ा इम्पैक्ट था और इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि अगर ये जिंदा रहते तो भारत का इतिहास ही अलग होता। तो टीबी नाम की बीमारी इनको हो गई थी जिस वजह से इनका देहांत हो गया था दोस्तों। और भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी घटनाओं में से एक मानी जाती है क्योंकि बहुत कुछ अलग होता अगर ये रहते। फिर क्योंकि इन्हीं के जाने के बाद ना शासन में फिर बस षड्यंत्र का दौर चालू हो जाएगा। नारायण राव या फिर रघुनाथ राव, राघोबा, माधवराव द्वितीय और अंततः बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय को हरा देंगे सॉरी बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज अंततः हरा देंगे, परास्त कर देंगे और मराठा संघ का विघटन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें पढ़ना है, कैसे मराठा संघ 5 अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, जिसमें ग्वालियर के सिंधिया हैं, इंदौर के होलकर हैं, भोसले हैं, इन सब के बारे, गायकवाड़ हैं, इन सब के बारे में भी हम जानेंगे। तो इम्पोर्टेंट है, सवाल आते रहते हैं, ध्यान से समझिएगा। और जब आप ये टॉपिक समझ लेंगे तभी जाकर के आपको आंग्ल मराठा युद्ध समझ में आएंगे, तभी जाकर के आप एंग्लो मराठा वॉर समझ पाओगे। ठीक है जी। चलिए, तो अब हम पहले पेशवा के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं और सबसे पहले जो पेशवा हैं वो हैं बालाजी विश्वनाथ। अच्छे से समझेंगे, ध्यान से समझिएगा एक एक टॉपिक को। जो पहले पेशवा है इनका नाम है बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, पहले पेशवा का नाम है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ का जो पेशवा के रूप में कार्यकाल रहा है, इसकी शुरुआत 1713 में होती है और 1720 तक ये पेशवा रहते हैं। 1720 में इनका रिजीम शुरू होता है और 1713 में इनका रिजीम शुरू होता है और 1720 तक ये पेशवा रहते हैं। तो हम जानते हैं कि शाहू या छत्रपति शाहू महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, तो छत्रपति शाहू महाराज ने के द्वारा इनके संबंध किस तरीके से आगे बढ़े, तो हमने देखा था कि खेड़ा के युद्ध में, खेड़ा की लड़ाई में ये इनके सहायक थे। बैटल ऑफ खेड़ा में जो बालाजी विश्वनाथ हैं, इन्होंने छत्रपति शाहू महाराज की सहायता की थी, ये उनके सहायक थे। ठीक है, और इन्हीं की वजह से ये लड़ाई जीते भी थे।
तो जब ये लड़ाई जीत गए तो उसके बाद सबसे पहले उन्होंने सेना करते नाम का एक पद बनाया था, याद है? और सेना करते के पद पर इनको नियुक्त किया था, सेना करते की पोस्ट पर इन्हें अपॉइंट किया था। और आगे जाकर के 1713 में 1713 में इन्होंने पेशवा के पद पर नियुक्त कर दिया, पेशवा की पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया। यहीं से माना जाता है कि जब 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया गया तो इसे इतिहासकार कहते हैं कि ये मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक हैं। इन्हें मराठा साम्राज्य का इन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। इन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर कहा जाता है। और यह सवाल पूछा भी जाता है कि किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, किसे मराठा एम्पायर का सेकंड फाउंडर कहा जाता है, तो बालाजी विश्वनाथ को। ठीक है, और यहीं से मानी जाती है मराठा इतिहास में पेशवा युग की शुरुआत। मराठा इतिहास में पेशवा युग की शुरुआत, पेशवा युग का आरंभ यहीं से माना जाता है। ठीक है, तो ये 2-3 बातें याद रखना कि इन्हें पेशवा कब बनाया गया। जब इन्हें पेशवा बनाया गया तो सेना करते, पहले इनको सेना करते का पद दिया गया था, पहले इनको सेना करते की पोस्ट दी गई थी। तो पेशवा युग की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई थी। अब इनके समय पर जो बहुत बड़ा काम हुआ जिसके लिए ये मशहूर है, वो था दिल्ली की संधि, ट्रीटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, वो था दिल्ली की संधि अर्थात ट्रीटी ऑफ दिल्ली। यहां लिख दे रहा हूं मैं, दिल्ली की संधि, ट्रीटी ऑफ दिल्ली। और इसकी चर्चा हमने की भी है। अगर आप में से किसी को भी याद आ रहा हो, जब हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे, उस टॉपिक का नाम था पूर्ववर्ती मुगल शासक, लेटर मुगल रूलर्स, तब हमने चर्चा की थी कि मराठाओं ने कैसे मुगलों की राजनीति में हस्तक्षेप किया। तो अब ये जो दिल्ली की संधि है, ये किस किस के बीच में हुई थी? एक तरफ तो इसमें बालाजी विश्वनाथ थे, एक तरफ तो इसमें बालाजी विश्वनाथ थे, और बालाजी विश्वनाथ ने यह संधि की थी सैयद बंधुओं के साथ। कमेंट करके 2 मिनट पॉज करना वीडियो और बताना कि सैयद बंधु कौन कौन से थे, क्योंकि इसके बाद तो मैं बताने ही वाला हूं। तो सैयद बंधुओं में हमने नाम पढ़ा था कि सर 2 भाई थे, एक अब्दुल्ला अली खान और दूसरा हुसैन अली खान। एक भाई का नाम था अब्दुल्ला अली खान और एक भाई का नाम था हुसैन अली खान। ठीक है, तो दिल्ली की संधि हुई और दिल्ली की संधि के द्वारा इन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको असिस्ट करेंगे। किस चीज के लिए? तो दिल्ली की संधि इस बात में हुई थी कि बालाजी विश्वनाथ जो है वो सैयद बंधुओं की मदद करेंगे फर्रुख शीर को हटाने। ऐसा ही हुआ। बदले में दक्कन के जो 6 मुगल सूबे हैं, वहां मराठा जो है वो चौथ और सरदेशमुखी वसूल सके। एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है रिचर्ड टेम्पल, प्यारे दोस्तों, और उनका नाम है रिचर्ड टेम्पल। तो रिचर्ड टेम्पल कहते हैं कि ये संधि मराठों के लिए मैग्ना कार्टा साबित हुई। ये जो संधि है ये मराठों के लिए मैग्ना कार्टा साबित हुई। इट ट्रीटी बिकेम मैग्ना कार्टा फॉर दी मराठास। और सही भी था, क्योंकि मराठों को दक्कन में इतना बड़ा क्षेत्र अब मिल गया था जहां वो बहुत पहले से ही चौथ और सरदेशमुखी वसूलना चाहते। इतने बड़े क्षेत्र पर अब उन्हें कर वसूलने का अधिकार मिल चुका था। तो ये प्रश्न याद रखिएगा, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो सैयद बंधु हैं, जो सैयद ब्रदर्स हैं, ये जाने जाते हैं किंग मेकर के रूप में। इनका नाम ही इसलिए प्रसिद्ध है कि इन्हें किंग मेकर कहा जाता है। तो हमने पढ़ा था कि फर्रुख शीर पहले इनको मारने की कोशिश करता है, ये बात सैयद बंधुओं को पता चल जाती है। तो सैयद बंधु मराठा के पास जाते हैं और बालाजी विश्वनाथ के साथ दिल्ली की संधि करते हैं कि हमारी सहायता कीजिए फर्रुख शीर को हटाने में, बदले में हम आपको दक्कन के 6
जो मुगल सूबे हैं यहाँ पे चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार देंगे। तो दक्कन के पूरे क्षेत्र से पैसा आने लगा। यही कारण है कि इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने इसे मराठाओं का मैग्ना कार्टा कहा है। अब सवाल बड़ा सिंपल सा बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बड़ा सीधा सा बनता है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए, उस शासक का नाम बताइए जिसने, उस व्यक्ति या उस शासक का नाम बताइए जिसने सैयद बंधुओं के साथ दिल्ली की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो वो थे पेशवा बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं के साथ मुगल बादशाह फर्रुखशियर को हटाने के लिए दिल्ली की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अब बालाजी विश्वनाथ के बाद अगले जो पेशवा बनते हैं वो उनके बेटे, उनके पुत्र, एक महान महान पेशवा बाजीराव प्रथम। ठीक है, बाजीराव प्रथम। अब ध्यान से समझना एक एक करके, अच्छे से कुछ बातें हैं। बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर के 1740 तक, ये भी बहुत कम उम्र में ही इनका देहांत हो जाता है बाजीराव प्रथम का। इन्हें बल्लाल प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। तो बाजीराव प्रथम जो है ये बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। ही वॉज सन ऑफ बालाजी विश्वनाथ। दूसरा, अद्वितीय, ये वर्ड हम जानबूझ के ही यूज कर रहे हैं, अद्वितीय सेना नायक। सबसे महान पेशवाओं में अगर कोई मिलिट्री कमांडर हुआ है, कमांडर, एक्सीलेंट कमांडर, यूनिक कमांडर, इतना अच्छा सेनापति कभी भी नहीं हुआ पेशवाओं में जितने बढ़िया सेनापति ये थे। एक अद्वितीय सेना नायक थे, एक बहुत ही कमाल के सेना नायक। जैसा मैंने कहा कि इतने कमाल के सेनापति नहीं हुए। इन्हीं की बदौलत आप देखोगे कि मराठाओं का विस्तार बहुत हुआ। इस समय मराठा विस्तार बहुत ज्यादा होगा। देखो, मराठाओं का क्षेत्र सबसे ज्यादा इनके बेटे बालाजी बाजीराव के समय होगा, लेकिन मराठाओं ने सबसे ज्यादा जो एक्सपेंशन किया है वो इन्हीं के समय की। इनके समय तक आते आते हैदराबाद के बहुत सारे क्षेत्रों को इन्होंने कब्जा कर लिया। मैसूर के साथ भी इनकी मुठभेड़ होती है। ठीक है, मालवा वाले क्षेत्र में भी इनकी मुठभेड़ होती है। बुंदेलखंड वाले क्षेत्र के भी कुछ इलाके इन्हें मिल गए थे। तो बहुत ज्यादा विस्तार हुआ है, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है। और अगर आप प्रमुख युद्धों की बात करें, अगर आप इंपॉर्टेंट बैटल्स की बात करें, तो हैदराबाद के निजाम के साथ इनकी लड़ाई होती है। ठीक है, हैदराबाद का जो निजाम है, हैदराबाद के निजाम के साथ इनका युद्ध होता है और उस युद्ध को पाल खेड़ा की लड़ाई बोलते हैं, पाल खेड़ा का। और इस युद्ध के बाद एक संधि होती है जिसे मुंशी गांव की संधि कहा जाता है, ट्रीटी ऑफ मुंशी गांव। ठीक है, तो ये संधि निजाम, हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच में होती है। ठीक है, तो ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखना कि हैदराबाद के निजाम के साथ पालखेड़ा का युद्ध हुआ था और मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी, ये बहुत जरूरी है याद रखना कि इसके बाद मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी 1728। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ पालखेड़ा। कि पालखेड़ा की लड़ाई किसके साथ हुई थी, हैदराबाद के निजाम के साथ हुई थी, और उसके बाद मुंशी शिवगांव की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ मुंशी शिवगांव। ये एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद ही हैदराबाद के कुछ क्षेत्रों में मराठाओं को चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया गया था और हैदराबाद के निजाम ने मराठा साम्राज्य को मान्यता दी थी। दूसरा बड़ा कार्यक्रम यह रहा कि ये प्रथम मराठा पेशवा हुए जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था। ये पहले पेशवा थे हु अटैक्ड दिल्ली। 1737 में इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया और उस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला रूल कर रहा था।
मोहम्मद शाह रंगीला रूल कर रहा था। इसी बीच में एक लड़ाई भी होती है बीच में, और उस लड़ाई को भोपाल का युद्ध बोला जाता है, बैटल ऑफ भोपाल, या भोपाल का युद्ध, या बैटल ऑफ भोपाल। ठीक है। एक छोटी सी कहानी और निकल के आती है कि इस समय बुंदेलखंड वाला जो इलाका है, बुंदेलखंड वाला जो इलाका है, जिसे हम जेजाक भुक्ती भी बोला करते थे, तो बुंदेलखंड या जेजाक भुक्ती वाले इलाके में महाराजा छत्रसाल का शासन था। तो महाराजा छत्रसाल को मुगल बहुत परेशान करते थे। तो महाराजा छत्रसाल की सहायता की थी किसने? बाजीराव प्रथम ने। बाजीराव प्रथम ने हेल्प किया था, और इसके बदले उन्हें 33 लाख रुपए का वार्षिक राजस्व मिलना तय हुआ था। ठीक है, वार्षिक राजस्व मिलना तय हुआ था। और यहीं से वो एक कहानी भी निकल के आती है, यहीं से वो एक स्टोरी भी निकल करके आती है प्यारे दोस्तों, कि यहाँ वो बाजीराव से मिलते हैं और बाजीराव मस्तानी से मिलते हैं, और बाजीराव और मस्तानी की एक कहानी सामने निकल के आती है। तो ये इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ हैं, और यहाँ जो भोपाल का युद्ध हुआ ये भी निजाम के साथ ही हुआ था, ये भी निजाम के साथ ही हुआ था। अल्टीमेटली जो क्वेश्चन बने हैं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बने हैं वो इन्हीं क्षेत्रों से, वो इसी पर्टिकुलर एरिया से बने कि पहले पेशवा का नाम बताइए जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया। अब तक किसी भी मराठा ने दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया, पर 1737 में जब मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था तो उन्होंने दिल्ली पर भी आक्रमण किया, दिल्ली पर भी अटैक किया था। इस तरह दिल्ली पर आक्रमण करने वाले ये पहले पेशवा थे, और इनका एक बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है जो वो शाहू महाराज से कहते हैं कि जर्जर वृक्ष के हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप ही गिर जाएंगी। हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप ही गिर जाएंगी, और मराठाओं की पताका कृष्णा से अटक तक लहराएगी। और साहू महाराज कहते हैं, बिल्कुल मुझे पता है कि तुम वीर पुत्र हो, वीर बालाजी विश्वनाथ के, तुम हिमालय तक मराठा पताका को फहरा दोगे। एक कॉन्वर्सेशन होता है उनके बीच। ठीक है। इन्होंने मराठा साम्राज्य को बेहतर तरीके से चलाने के लिए, पहले एक लड़ाई और रहेगी वो और समझ लेते हैं। इनकी लड़ाई पुर्तगालियों से भी होती है, और 1739 में पुर्तगालियों को भी इन्होंने हराया था, पुर्तगालियों को भी इन्होंने हराया था। और एक संधि होती है बसीन की, ट्रीटी ऑफ बसीन, बसीन की संधि। तो बसीन की 2-3 संधियां हैं, एक आगे भी है। अभी जो बसीन की संधि है ये पुर्तगालियों को हराने के बाद 1739 में हुई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर किन चीजों के लिए हमें याद रखना है, तो आपको 3 बातें याद रखनी ही पड़ेंगी। एक तो पालखेड़ा की लड़ाई, एक तो पालखेड़ा का युद्ध अर्थात बैटल ऑफ पालखेड़ा। दूसरा आप याद, पालखेड़ा के युद्ध के बाद मुंशी शिवगांव की संधि, ट्रीटी ऑफ मुंशी शिवगांव, किसके खिलाफ हुई थी? निजाम। किसके खिलाफ हुई थी? निजाम के खिलाफ। एक तो यह याद रखना है। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है कि पहले पेशवा हैं, पहले पेशवा हैं जिन्होंने मुगलों पर आक्रमण किया, जिन्होंने मुगलों पर अटैक किया दिल्ली में। ऐसा नहीं कि मुगलों पर पहले अटैक नहीं हुआ है, दिल्ली में जाकर के। उस समय शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। फिर यह भी याद रखना कि पुर्तगालियों को हराया था और पुर्तगालियों को हराने के बाद बसीन नामक जगह पर एक संधि भी हुई थी। एक और बात है जो डायरेक्टली मराठाओं से लिंक नहीं है, लेकिन आप याद करिएगा कि 1739 में ही भारत पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। 1739 में ही भारत पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, जो कि फारस से आया था, जिसे ईरान का नेपोलियन बोलते हैं। तो एक बार ना सवाल घुमा करके पूछा गया कि जब भारत में नादिर शाह का आक्रमण हुआ उस समय मराठा पेशवा कौन था? जब इंडिया में नादिर शाह का इन्वेजन हो रहा है तो उस समय मराठा पेशवा कौन है? तो जब नादिर शाह का इन्वेजन इंडिया में हुआ उस समय पेशवा है बाजीराव प्रथम और छत्रपति हैं शाहू महाराज। पेशवा है बाजीराव प्रथम और छत्रपति हैं साहू महाराज। ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, तो टाइमलाइन थोड़ा सा याद रखना। और मुगल बादशाह कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, चलिए अब एक और बड़ा काम जो बाजीराव प्रथम के समय हुआ वो याद रखने वाली चीज है कि बाजीराव प्रथम ने ही मराठा संघ का निर्माण किया।
बाजीराव प्रथम के समय ही मराठा संघ का निर्माण किया गया, या फिर आप कहें कि मराठा सरदारों को अलग अलग रूप में वर्गीकृत किया गया। किस रूप में वर्गीकृत किया गया? जैसे उन्होंने कहा कि इंदौर वाला जो इलाका है, इंदौर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वो होलकर को दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो ग्वालियर के आसपास का क्षेत्र है, ये ग्वालियर के आसपास का जो क्षेत्र है, ये सिंधिया को दिया जाएगा। ये सब मराठे ही हैं, ठीक है। ये सिंधिया को दिया जाएगा। जो नागपुर के पास का क्षेत्र है, नागपुर, वो भोसले को दिया जाएगा, भोसले, ठीक। और जो पुणे वाला क्षेत्र है, वो पेशवा के पास ही रहेगा। जो पूना वाला इलाका है, वो पेशवा के पास ही रहेगा, वो पेशवा के पास ही रहेगा। और बड़ौदा वाला जो इलाका है, वो गायकवाड़ को दिया। जो बड़ौदा का इलाका है, वो गायकवाड़ के पास रहेगा। और ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, मैच द कॉलम के रूप में पूछता है, बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से। चार तरफ नाम लिख देता है और फिर लिखता है कि बताइए कौन सी जगह कहां से जुड़ी हुई है। होलकर इंदौर, सिंधिया ग्वालियर, भोसले नागपुर, गायकवाड़ बड़ौदा, पेशवा पुणे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंदौर में होलकर है, ग्वालियर में सिंधिया है, नागपुर का क्षेत्र भोसले को दिया है, बड़ौदा का क्षेत्र गायकवाड़ को दिया है, और पुणे में खुद पेशवा का निवास हो। और ये सारा काम किसने किया है? ये बाजीराव प्रथम के द्वारा किया है, ठीक है। इस तरह से उन्होंने अपने साम्राज्य का वर्गीकरण किया, इस तरह से उन्होंने अपने एम्पायर को क्लासिफाई किया। तो अब तक हम दो पेशवाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। एक तो हमने बात करी बालाजी विश्वनाथ के बारे में, जिन्होंने खेड़ा की लड़ाई में साहू महाराज की सहायता की थी। 1713 में पेशवा बनाया गया और 1719 में सैयद बंधुओं के साथ दिल्ली की संधि की। सैयद बंधुओं में सैयद अब्दुल्ला अली खान और सैयद हुसैन अली खान आते हैं। इसके बाद बाजीराव प्रथम के बारे में पढ़ा, अद्वितीय सेनानायक, एक्सीलेंट कमांडर। मराठा विस्तार हुआ, हैदराबाद, मैसूर, मालवा, इन क्षेत्रों पर मराठा आगे बढ़ते गए। हैदराबाद के निजाम को पालखेड़ा की लड़ाई में 1728 में हराया और मुंशी शिवगांव की संधि की, ठीक है। प्रथम पेशवा थे जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया। 1737 में भोपाल की लड़ाई में निजाम की सेना को हराते हुए दिल्ली पहुंचे। उस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था। 1739 में पुर्तगालियों के साथ बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए, बसीन की लड़ाई हुई। बुंदेलखंड जेजाग भुगती, महाराजा छत्रसाल की सहायता की और वहां से 33 लाख रुपए प्रतिवर्ष का राजस्व उन्हें मिलने लगा था, ठीक है। चलिए, परेशान मत होना, सारी बातें पीपीटी में दी गई हैं। अभी बस एक बार समझ लो अच्छे से, फिर सारी चीजें आपको पीपीटी में हम बता देंगे। इसके बाद आते हैं हम इनके बेटे अर्थात बालाजी बाजीराव की चर्चा करेंगे अब हम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बालाजी बाजीराव के बारे में बात करेंगे, जो अगले पेशवा बने। और इनके समय पर भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं बालाजी बाजीराव के समय। तो अगला टॉपिक है बालाजी बाजीराव, ठीक। 1740 से लेकर के 1761 तक ये पेशवा रहे और इनके समय जो महत्वपूर्ण कार्य हुए, जरा वो समझ। सबसे पहली बात है कि सर्वाधिक साम्राज्य इन्हीं के समय होगा। देखो, विस्तार सबसे ज्यादा हुआ था पर सर्वाधिक क्षेत्रफल इन्हीं के समय दिखाई देगा, क्योंकि इन्होंने अपनी सीमाओं को और आगे बढ़ाया। बहुत गुजरात के बहुत बड़े एरिया पे इनका अधिकार था, मालवा के क्षेत्र पर इनका अधिकार था। उसके अलावा उड़ीसा, अलीवर्दी खान को इन्होंने हराया था और उड़ीसा के बहुत बड़े क्षेत्र पर इनका अधिकार था। याद होगा आपको, अलीवर्दी खान भी इसी समय का है। तो अलीवर्दी खान को हरा करके उड़ीसा वाला क्षेत्र भी इन्हें मिल गया था। अब जो महत्वपूर्ण घटनाएं इनके समय हुई, उसमें एक घटना यह है कि 1752 में दिल्ली की संधि इन्होंने की। 1752 में एक संधि होती है जिसे दिल्ली की संधि, दिल्ली, अधिकांश किताबों में इसे कन्नौज की संधि
या अहद या अहदनामा की संधि कहा जाता है। अहदनामा की संधि कहा जाता है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट संधि थी, बड़ी ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी, और ये दो लोगों के बीच में होती है। एक तरफ इस संधि में थे बालाजी बालाजी बाजीराव, और दूसरी तरफ इस संधि में थे मुगल सम्राट, ठीक है, अहमद, और उनके वजीर सफदर जंग। इनके बीच में यह संधि होती है। दिल्ली की संधि, कन्नौज की संधि या अहदनामा की संधि मुगल सम्राट अहमद शाह बहादुर और वजीर सफदर जंग, अहमद शाह बहादुर। और ये जो संधि है ना, अहदनामा या कन्नौज या दिल्ली की संधि, इस संधि के थ्रू मुगलों ने ये माना, मुगलों ने ये एक्सेप्ट किया कि हमारी जो रक्षक का काम करेंगे, जो हमारे प्रोटेक्टर का काम करेंगे, रक्षक का काम करेंगे, वो मराठा होंगे, वो मराठा होंगे। तो मराठाओं को अपना रक्षक स्वीकार किया, और उत्तर भारत में भी मराठाओं के जो भी क्षेत्र उन्होंने जीते थे उनको मान्यता प्रदान की। देखो, एग्जाम में ना दिल्ली की संधि के नाम से ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि दिल्ली की संधि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बालाजी विश्वनाथ के समय की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो बालाजी विश्वनाथ ने की थी। तो या तो एग्जाम में वो कन्नौज की संधि के नाम से पूछेगा या अहदनामा की संधि के नाम से पूछेगा, या तो ट्रीटी ऑफ कन्नौज पूछेगा या ट्रीटी ऑफ अहदनामा पूछेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी घटना इनके शासनकाल में होती है, सबसे बड़ा इवेंट जिसने मराठाओं की जड़ों को हिला करके रख दिया, दो घटनाएं थी। एक पहले है संगोला की संधि, उसके बारे में और बता दूं, वैसे बताया है आपको। एक तो है संगोला की संधि, संगोला की संधि अर्थात ट्रीटी ऑफ संगोला। तो ये भी आपको याद होगा कि संगोला की जो संधि है ये 1750 में 1750 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? तो नए छत्रपति राजाराम और पेशवा के बीच में। छत्रपति छत्रपति राजाराम द्वितीय, छत्रपति राजाराम द्वितीय और पेशवा बालाजी बाजीराव, पेशवा बालाजी बाजीराव। और यही वो संधि है, संगोला की संधि, जिसके बाद पेशवाओं को सारे अधिकार मिल गए थे, पेशवाओं को सारे के सारे राइट्स मिल गए थे। अब आते हैं उस बड़ी घटना पर जो सबसे ज्यादा हानिकारक सिद्ध हुई, और ये है पानीपत की तीसरी लड़ाई, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की तीसरी लड़ाई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और ये सबसे हानिकारक सिद्ध हुई, ये बहुत डिजास्टरस होती है मराठा साम्राज्य के लिए, मराठा एम्पायर के लिए। ठीक है, तो एक बार पहले हम रिवीजन कर लें हमने जो जो पढ़ा है। अगर आप ध्यान से देखें तो अब तक हम 3 पेशवाओं की बात कर चुके हैं, हमने 3 पेशवाओं को पढ़ लिया है। पहले रिवीजन करेंगे, फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई समझेंगे, फिर अन्य पेशवाओं की बात करेंगे। तो सर, अब तक हमने 3 प्रमुख पेशवाओं के बारे में बात की। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, फिर बाजीराव प्रथम, और इसके बाद बालाजी बाजीराव। मैं इनको ऐसे ही याद रखता हूं, ऐसे ही लिखा करो, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव। जब हमने इनके बारे में पढ़ा तो देखा कि 1713 में इनको पेशवा बनाया गया, और यहीं से पेशवा युग की शुरुआत हुई। हमने खेड़ा के युद्ध से इनको जोड़ा, पहले इन्हें सेना करते का पद दिया गया था। और हमने यह भी देखा कि 1719 में दिल्ली की संधि पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे सैयद बंधुओं के साथ। ठीक, फिर हम आगे बढ़े। अगले बार हम आए, हमने बाजीराव प्रथम के बारे में बात की। हमने पहली लाइन यही पढ़ी कि ये महानतम सेनापति हुए। ठीक है, महानतम सेनापति हुए। इसी क्रम में हमने जाना कि हैदराबाद में इन्होंने विस्तार किया और निजाम के साथ पाल खेड़ा की लड़ाई हुई। और पाल खेड़ा की लड़ाई के बाद, बोलना है आप लोगों को मुझसे आगे, पाल खेड़ा की लड़ाई के बाद जो संधि होती है वो थी मुंशी शिवगांव की संधि।
वो थी मुंशी शिवगांव की संधि। ये पहले पेशवा थे जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था, दिल्ली पर अटैक किया था। उसके पहले निजाम से भोपाल की लड़ाई होती है और मोहम्मद शाह रंगीला उस समय यहाँ का शासक था। ठीक है। राजा छत्रसाल की मदद की थी, जो कि बुंदेलखंड के राजा थे, जहां से मस्तानी वाला प्रकरण जुड़ता है। इनके समय पर साथियों मराठा संघ का निर्माण हुआ और इन्होंने ग्वालियर वाला क्षेत्र सिंधिया को दिया, इंदौर वाला क्षेत्र होलकर को दिया, नागपुर वाला क्षेत्र भोसले को दिया, पुणे वाला क्षेत्र पेशवा के पास रहा और बड़ौदा वाला क्षेत्र गायकवाड़ को दिया था। फिर इसके बाद हमने बालाजी बाजीराव के बारे में पढ़ना शुरू किया। बालाजी बाजीराव के बारे में पढ़ा कि 1750 में संगोला की संधि पर हस्ताक्षर किए और सारे अधिकार इनको मिल गए। 1752 में, 1750 था, माफ कीजिए, 1750 के बाद 1752 में इन्होंने कन्नौज या अहदनामा की संधि की। किसके साथ? मुगल बादशाह अहमद शाह बहादुर और उसके मंत्री या वजीर सफदरजंग के साथ। और सबसे बड़ी घटना जो इनके समय पर होगी वो होगी 14 जनवरी 1761 को। और वो कौन सी लड़ाई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इतनी चीजें अगर आपको याद है ना अब तक, तो सारी महत्वपूर्ण बातें आपके दिमाग में क्लियर है, सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके दिमाग में क्लियर है। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। इंपॉर्टेंट है। पानीपत की दो लड़ाइयां हम पढ़ चुके हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी और दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी। डिटेल में पढ़ा था मिडाइवल हिस्ट्री में। अब आधुनिक भारतीय इतिहास में हम पानीपत की तीसरी लड़ाई पर आ चुके हैं, तो पहले समझ लेते हैं, फिर आगे चीजों को बढ़ाएंगे। देखिएगा दोस्तों, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत का तृतीय युद्ध, ये लड़ाई 14 जनवरी ये लड़ाई 14 जनवरी 1761 को 14 जनवरी 1761 को होती है। किसके बीच में होती है, कैसे होती है, जरा ये बात समझने का प्रयास करें। देखो, ये जो मुख्य रूप से लड़ाई है, ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होती है। ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होती है। अब अगर इस मैप को आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो ये जो पूरी की पूरी टेरिटरी आप देख रहे हो, ये मराठाओं की टेरिटरी है। पूरे क्षेत्र के बड़े इलाके पर मराठाओं का शासन है। मैं ये नहीं कहूंगा पूरा, पर हाँ, बड़े इलाके को मराठा कंट्रोल कर रहे हैं। इसी समय भारत में अफगानिस्तान वाले इलाके से एक व्यक्ति आक्रमण करता है और इस व्यक्ति का नाम था अहमद शाह अब्दाली। जो व्यक्ति आक्रमण करता है और व्यक्ति का नाम था अहमद अहमद शाह अब्दाली। ठीक है। ये कहां से आया था? ये अफगानिस्तान से आया था। कहां से आया था? अफगानिस्तान से आया था। और इसने बहुत लूटपाट की थी इन पूरे क्षेत्र पर। ये दुर्रानी वंश से बिलोंग करता था। दुर्रानी वंश, दुर्रानी डायनेस्टी। तो अटैक हुआ। यहां मराठाओं की सेना है। यहां दिल्ली के पास ये वो इलाका है पानीपत। दिल्ली के पास ये जो इलाका है, यहीं पर है पानीपत का इलाका। तो पानीपत के युद्ध में दोनों की सेनाएं आमने सामने होती। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं अलग से, अगले उस पर जाकर के, कि जब पानीपत की लड़ाई होती है तो दोनों की सेनाएं आमने सामने। ठीक है। पानीपत के युद्ध में अब दोनों की सेनाएं आमने सामने। एक तरफ है अहमद शाह अब्दाली और दूसरे तरफ है मराठा। अब मराठा में इस समय पेशवा कौन है? तो जवाब होगा कि सर, इस समय जो पेशवा है वो बालाजी बाजीराव है। इस समय पेशवा कौन है? सर, पेशवा है बालाजी बाजीराव। बहुत बढ़िया। इस समय पर सेनापति किसे बनाया गया है? तो बालाजी बाजीराव के बेटे हैं विश्वास राव, इन्हें बनाया गया। लेकिन वास्तविक जो सेनापति है,
जो एक्चुअल सेनापति हैं, जो वास्तविक सेनापति हैं, वो हैं सदाशिव राव, सदाशिव राव भाऊ। ठीक है, और यहीं पर याद रखना जो तोप खाने का प्रमुख है, जो तोप खाने का प्रमुख है वो है इब्राहिम गर्दी, वो है इब्राहिम गर्दी। ठीक है, तो ये लोग मराठों की तरफ से लड़ रहे हैं। पेशवा के बेटे विश्वासराव ये प्रमुख सेनापति हैं, पर एक्चुअल पावर इनके चचेरे भाई सदाशिव राव भाऊ के पास है, और जो तोपखाना है वो इब्राहिम गर्दी के पास है, जो तोपखाना है वो इब्राहिम गर्दी के पास है। एक इतिहासकार है जिनका नाम है काशीराम पंडित। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, काशीराज पंडित, ये याद रखना। एक व्यक्ति है जिनका नाम है काशीराज पंडित, काशी राज पंडित। तो काशीराज पंडित जो है वो युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो इसके आई विटनेस हैं, वो इसके आई विटनेस हैं। ये सवाल कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई के प्रत्यक्षदर्शी कौन थे, पानीपत के थर्ड बैटल को किसने देखा था, तो वो थे पंडित काशीराज। पंडित काशीराज ने ही ये पूरी कहानी पेशवा बालाजी बाजीराव को बताई थी। अब इस युद्ध में क्या होता है तुम सभी जानते हैं कि इस युद्ध का परिणाम ये होता है कि इसमें मराठा पराजय हो जाती है, मराठा इसमें हार जाते हैं, और ये हार मराठाओं के लिए बहुत ही बुरी हार थी। दिस डिफीट वॉज वेरी हार्मफुल टू द मराठा एम्पायर। इतिहासकारों ने लिखा कि पानीपत के तीसरे युद्ध में जब मराठा हारे तो अब एक बात स्पष्ट हो गई थी कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, क्योंकि मुगलों के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत पर शासन करने के सबसे करीब था तो वो मराठे थे। बहुत ही तीव्र गति से अपना एक्सपेंशन कर रहे थे, पावरफुल थे, इवन यूरोपीय कंपनियां इनसे डर रही थी। पर जब वो पानीपत की तीसरी लड़ाई में हारे तो इतिहासकार लिखते हैं, विशेष तौर पर इतिहासकार सरदेशाई, तो इतिहासकार सरदेशाई ने यह क्लियर लिखा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह तय कर दिया कि अब भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, मतलब मराठा भारत पर शासन करने की रेस से एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, बालाजी बाजीराव इस युद्ध के बाद टूट जाते हैं, बहुत ही बुरा सदमा उन्हें लगता है, और इसी सदमे की वजह से 1761 में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, 1761 में ही उनकी डेथ हो जाती है। तो यहां से सवाल पूछे जाते हैं कि पेशवा कौन था, सेनापति कौन था, अच्छा मुगल बादशाह कौन है। तो याद रखना 1761 में अभी मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, 1761 में ठीक है, तो इस समय मुगल बादशाह कौन है, तो इस समय शाह आलम द्वितीय का शासन है। गलती से मैंने मोहम्मद शाह रंगीला बोल दिया था, तो मर चुका है, शाह आलम द्वितीय। तो ये सवाल भी किया जाता है कि जब पानीपत की लड़ाई चल रही थी, जब बैटल ऑफ पानीपत हो रहा था, तो उस समय मुगल बादशाह कौन था, तो मुगल बादशाह उस समय शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम सेकंड उस समय मुगल बादशाह था। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी भी है। ये लड़ाई जहां पर हो रही थी हरियाणा में, यमुना के पास पानीपत वाला जो इलाका है वहां पर यह लड़ाई हो रही थी। तो इतिहासकारों का कहना यह है कि जहां पर यह लड़ाई हो रही थी उसके पास में या बीचों बीच एक आम का बहुत बड़ा पेड़ था। वो आम का पेड़ पूरी तरीके से लाल हो गया था सैनिकों के खून में, और आगे जाकर के वो काला पड़ गया। तो पानीपत की जिस जगह पर यह लड़ाई हुई थी उसे काला अंबा कहा जाने, ये काला अंबा का क्षेत्र है जहां ये लड़ाई हुई थी पानीपत में, क्योंकि वो आम का पेड़ फिर काला सा पड़ जाता है बहुत बुरी तरीके से। तो वो पूरा का पूरा बहुत बड़ा आम का पेड़ था, वो सैनिकों के रक्त की वजह से पूरा लाल हो गया था। तो काला अंबा की लड़ाई भी इसे कुछ लोग कहते हैं कि पानीपत में जिस जगह ये लड़ाई हुई वो काला अंबा वाला क्षेत्र था। तो बस यही बातें, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। आइए एक बार आपको कुछ बातें पहले हम पानीपत की लड़ाई के बारे में बता देते हैं। तो देख पाइए इसमें लिखा है कि इसमें एक तरफ अफगानी आक्रांता अहमद शाह अब्दाली है,
पेशवा बालाजी बाजीराव हैं। सेनापति पेशवा के पुत्र विश्वासराव हैं। वास्तविक सेनापति चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ हैं। तोपखाना इब्राहिम गर्दी के हाथ में है। मराठों की इसमें पराजय हो जाती है। विश्वासराव, सदाशिवराव और तुकोजी सिंधिया की इसमें मृत्यु होती है। जेएन सरकार लिखते हैं कि महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसमें कोई ना कोई संबंधी ना खोया हो, तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश हो गया। काशीराज पंडित, जो कि प्रत्यक्ष दर्शी थे, ये लिखते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। बालाजी बाजीराव को एक व्यापारी बताते हैं कि 2 मोती विलीन हो गए हैं, मतलब सदाशिवराव और विश्वासराव। 27 सोने की मोहरें लुप्त हो गई हैं और चांदी और तांबे की तो गणना ही नहीं की जाती। 27 उनके प्रमुख अधिकारी वो भी खत्म हो चुके हैं, और चांदी और तांबे की गणना मतलब सैनिक, उनकी तो गणना ही नहीं की जा सकती। आरबी सरदेसाई लिखते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह निश्चित नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि यह निश्चित कर दिया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, इंडिया पर कौन रूल नहीं करेगा। और जैसा हमने कहा कि उस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह था, ये याद रखना। युद्ध में एक विशाल आम का पेड़ था जो युद्ध में मारे गए सैनिकों के खून से लाल हो गया और आज उसे काला आंब के नाम से जाना जाता है। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले पेशवाओं के बारे में पीपीटी से ही पढ़ लेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट थे, जिसमें समझाने वाला मामला बहुत ज्यादा था, वो ऑलरेडी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके। ठीक है, तो देख पाए, समझ पाइएगा कि बालाजी बाजीराव के बाद, और हर चीज ना हमने टेबल फॉर्मेट में दे दी है ताकि पढ़ने में आपको आसानी हो। क्या होता है, कई बार अलग अलग स्लाइड में नंबर ऑफ स्लाइड्स ज्यादा हो जाती है, फिर वो कॉम्प्रहेंसिव नहीं हो पाता है। तो टेबल में देने का उद्देश्य बस एक ही है कि सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट 1 या 2 पेज में आ जाए ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव के बाद माधवराव प्रथम। तो माधवराव प्रथम को टूटे हुए साम्राज्य को पुनर्गठित करने का श्रेय जाता है। इन्होंने मैसूर पर हमला किया। चाचा रघुनाथ राव, जिन्हें राघोबा कहा जाता है, उनको पराजित किया और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को पेंशनर सम्राट बनाया। लगभग 28 वर्ष में क्षय रोग से इनकी मृत्यु हो गई और ग्रांड डफ और इतिहासकार सरदेसाई ने लिखा कि उसकी मृत्यु मराठों के लिए पानीपत की पराजय से भी अधिक हानिकारक हुई। थोड़ा सा ना इस बारे में आपको समझने की जरूरत है, 2-3 बातें आपको समझना होगा। क्या होता है कि जब माधवराव प्रथम अगले पेशवा बने तो उनकी आयु बहुत कम थी, वो अल्प आयु में थे। जब माधवराव प्रथम पेशवा बनाए गए तो उस समय इनकी आयु बहुत कम थी, इनकी एज बहुत कम थी। तो इनके चाचा थे जिनका नाम था रघुनाथ राव, जिन्हें राघोबा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये गार्जियन के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे माधवराव बड़े होते गए वो चाहते थे कि अब शक्तियां उनको मिल जाएं, और सभा के लोग भी यही चाहते थे कि भाई साहब, पेशवा अगर माधवराव प्रथम है तो शक्तियां भी माधवराव प्रथम के पास ही होनी चाहिए, इतनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड पावर्स नहीं होनी चाहिए। तो जब इन्होंने अपने चाचा से शक्तियां वापस ले ली तो रघुनाथ राव ने विद्रोह कर दिया। रघुनाथ राव ने इनके खिलाफ ही विद्रोह कर दिया, तो अपने चाचा रघुनाथ राव के विद्रोह को भी इन्होंने खत्म किया। फिर मैसूर के साथ आप जानते हैं इसी समय लड़ाइयां होंगी, आंग्ल मैसूर युद्ध का दौर चलेगा, तो मैसूर से भी इनकी लड़ाइयां हुई। ठीक है, हैदराबाद से भी इनकी लड़ाइयां हुई, और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो काम इस समय इन्होंने किया वो था शाह आलम द्वितीय के साथ। अब देखो कहानी कैसे जुड़ रही है ना, बहुत ध्यान से समझना। आपको याद है 1764 में हमने एक युद्ध पढ़ा था, बक्सर का युद्ध, अर्थात बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध में एक तरफ अंग्रेज होते हैं, हेक्टर मुनरो लीड कर रहा था, और दूसरी तरफ मीर कासिम जो कि बंगाल का एक्स नवाब था, शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था, और सुजा उद्दौला जो कि अवध का नवाब था। ये तीनों इस युद्ध में हार जाते हैं, और हारने के बाद इलाहाबाद की संधियां की गई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की गई थी। इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 को की जाती है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव होता है,
और 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि की जाती है। तो उसमें एक शर्त थी कि अब मुगल सम्राट जो है वो अंग्रेजों का पेंशनर बन के अपना जीवन बिताएगा। अब ब्रिटिशर्स उसको पेंशन देंगे, बाकी उसके सारे अधिकार अंग्रेजों के पास ही आ जाएंगे। तब माधवराव प्रथम ने शाह आलम द्वितीय को वहां से मुक्त कराया और शाह आलम द्वितीय से कहा कि अब तुम अंग्रेजों के पेंशनर नहीं हो, अब तुम मेरे पेंशनर। तो ये सवाल पूछा जाता है कि वह कौन से पेशवा थे जिन्होंने मुगल बादशाह को अंग्रेजों की पेंशनर होने से मुक्त कराया था। तो वो थे माधवराव प्रथम। माधवराव प्रथम ने शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों की पेंशन से मुक्त कराया। तभी इनके बारे में कहा जाता है ना कि जब 28 वर्ष की आयु में ये मर गए ना, इनके देहांत हो गया, तब इतिहासकार यही लिखते हैं, चाहे वो ग्रांट डफ हो या फिर वो सरदेसाई हो, तब यही लिखते हैं कि जितनी हानि पानीपत में नहीं हुई ना, उससे ज्यादा हानि इनकी मृत्यु से हुई। क्योंकि माधवराव प्रथम ने ना टूटे हुए साम्राज्य को जोड़ दिया। कई बार कहा जाता ना कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल ही खत्म हो गया हो, धराशायी हो गया हो, उस व्यक्ति में जान फूंकने का काम माधवराव प्रथम ने किया। इसीलिए ना आरसी सरदेसाई ये भी लिखते हैं कि ये सब मेरी नजर में ये सबसे महानतम पेशवा है, मेरी नजर में ये सबसे बड़े पेशवा है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में इन्होंने साम्राज्य को संभाला था, जिन सिचुएशंस में इन्होंने पूरे एम्पायर को संभाला था ना, उस समय साम्राज्य बिखर चुका था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में ना जब कहा जाता है कि व्यापारी कितना मार्मिक दृश्य प्रस्तुत कर रहा है बालाजी बाजीराव के सामने कि आपके 2 मोती विलीन हो गए हैं, ठीक है, 27 सोने की मोहरें नहीं है और ना जाने चांदी और तांबे का तो हिसाब ही नहीं। ठीक है, इतिहासकार लिखते हैं कि शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा उस समय मराठा का जिसके यहां से कोई ना कोई व्यक्ति ना खोया हो। और कुछ परिवार तो ऐसे थे जिनका सर्वनाश हो गया। काशीराज पंडित जो कि युद्ध को देख रहे थे, वो कहते हैं कि मराठा इतिहास में इससे प्रलयकारी घटना कुछ नहीं। तब आरबी देसाई ने आखिरी में कह दिया था कि इससे ये पता चल गया था कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, अर्थात मराठा अब भारत पर रूल नहीं करने वाले। लेकिन फिर माधवराव प्रथम आते हैं ऐसी स्थिति में जो दोबारा से चीजों को रीयूनाइट कर देते हैं। ठीक, तो ये सवाल यहां से जरूर बनता है कि वो शाह आलम द्वितीय वाला क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। ठीक, चलिए समझ पाइए आगे कौन है। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पर ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर कि आपको याद रहे। फिर नारायण राव आते हैं। माधवराव की मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई नारायण राव पेशवा बने, लेकिन चाचा रघुनाथ राव, यही राघोबा, इन्होंने हत्या करवा दी। चाचा रघुनाथ राव ने हत्या करवा दी थी। ठीक है, इसके बाद जो आगे बढ़ेंगे साथियों, तो अगला नाम आता है माधवराव द्वितीय का। माधवराव द्वितीय, अब यहां से भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे, ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों ने मराठा राज्य की देखभाल के लिए 12 भाई काउंसिल बनाई। सूरत की संधि रघुनाथ राव और अंग्रेजों की सहायता से, पुरंदर संधि नाना फडणवीस और अंग्रेज, रघुनाथ राव को सीमित पेंशन, तालबाई की संधि, ये सारी चीजें होती। कहानी क्या है जरा इसको समझने का प्रयास कीजिए। माधव राव द्वितीय पेशवा बनते हैं। माधव राव द्वितीय को अगला पेशवा बनाया जाता है, लेकिन जब माधव राव द्वितीय को पेशवा बनाया गया तो इनकी आयु बहुत कम थी। इनकी आयु बहुत कम थी। तो जो मराठा सरदार थे, जो भी मराठा सरदार थे, इन्होंने एक सभा बनाई, एक काउंसिल बनाई कि पेशवा जब तक पेशवा बड़े नहीं हो जाते तब तक एक सभा है जो पूरे प्रशासन को संभालेगी। और इस सभा को कहा गया 12 भाई सभा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि 12 भाई सभा का निर्माण कब हुआ, तो 12 भाई सभा का निर्माण माधवराव द्वितीय के शासनकाल में हुआ। इसमें 2 लोग बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक थे महादजी सिंधिया, या महादजी शिंदे भी कहा जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण थे इसमें नाना
फडणवीस, नाना फडणवीस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, नाना फडणवीस। तो ये दो लोग मुख्य रूप से, बाकी इसमें तुकोजी राव होलकर भी हैं और भी लोग शामिल हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण इसमें दो ही लोग हैं, एक महादजी सिंधिया और एक नाना फडणवीस। ये दो लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो नाना फडणवीस हैं, इनका नाम बालाजी जनार्दन भानु था। इनका जो मूल नाम है वो बालाजी जनार्दन भानु था, बालाजी जनार्दन भानु। और जेम्स रफ ने इन्हें भारत का मैकियावेली कहा है, या मराठा साम्राज्य का मैकियावेली, मराठा साम्राज्य का मैकियावेली कहा है, वो जिसने एक किताब लिखी थी द प्रिंस। ठीक है, नाना फडणवीस। तो वास्तव में माधवराव द्वितीय बहुत कम आयु के थे, तो इस समय पर जो वास्तविक शक्तियां हैं वो 12 भाई काउंसिल के पास ही रहेंगी, और 12 भाई काउंसिल में भी नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया के पास, 12 भाई काउंसिल में भी नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया के साथ। अब एक और कहानी इस समय ये होती है कि रघुनाथ राव जिन्हें राघोबा कहा जाता है, राघोबा, ये कहा कि नहीं ये तो गलत है, ये तो पेशवा बन ही नहीं सकते, पेशवा तो मैं हूं। तो रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास पहुंच गए, ये अंग्रेजों के पास पहुंच गया और अंग्रेजों से कहा कि देखो, माधवराव द्वितीय पेशवा नहीं है, मैं असली पेशवा, और अगर तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हें मराठा साम्राज्य की बहुत बड़ी जमीन दे दूंगा। तो इसने अंग्रेजों के साथ जा करके एक संधि करी, जिसे सूरत की संधि कहा जाता है, ट्रीटी ऑफ सूरत कहा जाता है, सूरत की संधि या ट्रीटी ऑफ सूरत के नाम से जाना जाता है। ये किसके बीच में हो रही है? अंग्रेज और राघोबा के बीच में। संधि किस बारे में है? संधि इस बारे में है कि अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को पेशवा मान लिया, माधवराव द्वितीय को पेशवा नहीं माना, और संधि इसी बात में थी कि हमारी मदद कीजिए आप नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया या 12 भाई काउंसिल के खिलाफ, जैसे ही हम शासक बनेंगे हम पूरे अधिकार और पूरी शक्तियां आपको दे देंगे। ठीक है, पूरे अधिकार और पूरी शक्तियां आपको दे देंगे। लेकिन यहाँ बहुत महान व्यक्ति बैठे हुए, नाना फडणवीस, ऐसे कैसे ये काम हो जाए? फिर नाना फडणवीस अंग्रेजों से मिलते हैं, अंग्रेजों से मुलाकात होती है, और जब ये अंग्रेजों से मिलते हैं तो 1776 में, 1776 में अंग्रेज और नाना के बीच में एक संधि होती है, और इस संधि को कहा जाता है पुरंदर की संधि, अर्थात ट्रीटी ऑफ पुरंदर। और पुरंदर की संधि में अंग्रेज ये मान लेते हैं कि रघुनाथ राव पेशवा नहीं है, वास्तविक पेशवा माधवराव द्वितीय है, और रघुनाथ राव को एक छोटी सी पेंशन देकर के राजनीति से अलग कर दिया जाता है। तो सूरत की संधि रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, जहां पर रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से कहा कि हमारी मदद करो, हम तुमको मराठाओं का बहुत सारा जमीन दे देंगे। फिर 1776 में पुरंदर की संधि अंग्रेज और नाना फडणवीस के बीच में होती है, और इसमें यह तय किया जाता है कि वास्तव में माधवराव द्वितीय ही पेशवा है। लेकिन इस समय की जो सबसे बड़ी घटना थी वो था पहला आंग्ल मराठा युद्ध। इस समय की जो सबसे बड़ी घटना थी, मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस समय की जो सबसे बड़ी घटना थी वो था पहला एंग्लो मराठा, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और पहले आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की जीत होती है, और मराठों की जीत खत्म होती है सालबाई की संधि के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1782 में होती है सालबाई की संधि, अर्थात ट्रीटी ऑफ सालाबाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सालाबाई की संधि या ट्रीटी ऑफ सालाबाई बहुत महत्वपूर्ण संधि थी, जो कि पहले आंग्ल मराठा युद्ध के खत्म होने के बाद होती है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के खत्म होने के बाद होती है सालबाई की संधि। इसके बाद ये निजाम को भी हराएंगे। 1795 में खरदा का युद्ध होगा, एक बैटल और होगा 1795 में खरदा की लड़ाई होगी, बैटल ऑफ खरदा, जिसमें ये निजाम को भी हराएंगे। तो माधवराव द्वितीय का जो शासनकाल है ना, इसमें बहुत सारी घटनाएं हुई हैं।
माधवराव सेकंड का जो टेन्योर है इसमें बहुत सारी घटनाएं होती। पहली घटना तो यही थी कि नाना फडणवीस तुकोजीराव होलकम, महादजी सिंधिया, इन सब ने मिलकर के एक 12 भाई काउंसिल बनाई थी जो सारे शासन की देखभाल करती थी। रघुनाथ राव अंग्रेजों के साथ मिल गया और उसने सूरत की संधि कर ली। फिर नाना फडणवीस ने पुरंदर की संधि की और रघुनाथ राव को अलग कर दिया। पहला आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है और 1782 में 1782 में सालबाई की संधि के द्वारा, ट्रीटी ऑफ सालबाई के द्वारा पहले आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति होती है। ये पूरे काम माधवराव द्वितीय या सवाई माधवराव द्वितीय के शासनकाल में हो रहे हैं। यही कहानी यहाँ पर लिखी हुई है, बहुत आसानी से। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं आखिरी पेशवा, लास्ट पेशवा, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकंड, रघुनाथ राव के बेटे। नाना फडणवीस और सिंधे की मदद से, ये सिंधिया, महादजी सिंधिया की मदद से ये पेशवा बने थे। 1802 में होलकर, यशवंतराव ने पेशवा और सिंधिया की सेनाओं को हृदयसर के युद्ध में हरा दिया। 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से सहायक संधि करी, जिसे बसीन की संधि कहा जाता है। यही एग्जाम में पूछी जाती है। एक बसीन की संधि वो थी जो 1739 में बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों के साथ की थी, पर वो नहीं पूछी जाती है, ये पूछी जाती है जो हम पढ़ चुके हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय होता है और अंततः मराठा संघ खत्म हो जाता है और बाजीराव द्वितीय को आजीवन पेंशन देकर के बिठूर, कानपुर के पास एक जगह है, जहां भेज दिया। ठीक है। अच्छा, एक सवाल रह गया कि नाना साहेब किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। चलो थोड़ी सी कहानी हम समझ लेते हैं और डिटेल में जाते हैं कि आखिर पूरी स्टोरी क्या है। चलिए थोड़ा सा बाजीराव द्वितीय के शासनकाल को समझने की कोशिश करते हैं। बाजीराव सेकंड के टेन्योर को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि 1796 में पेशवा बनते हैं और 1818 तक पेशवा रहते हैं बाजीराव द्वितीय। अलग ही कहानी है, अलग ही स्टोरी है, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात तो यह है कि नाना फडणवीस की सहायता से ये पेशवा बने थे। नाना फडणवीस की सहायता से ये पेशवा बने थे, लेकिन कहानी 1800 के बाद शुरू होती है। 1800 में नाना की मृत्यु हो जाती है, नाना की डेथ हो जाती है और यहीं से शुरू होता है आंतरिक विद्रोहों का एक बहुत बड़ा दौर। आंतरिक विद्रोह और षड्यंत्र का एक बहुत बड़ा दौर। मराठा संघ की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि इनके ग्रुप में एकता बहुत थी, यूनिटी बहुत थी। लेकिन जैसे ही नाना की मृत्यु होती है, ये एकता टूट जाती है, ये यूनिटी पूरी तरीके से डिस्क्रीट हो जाती है और इसका परिणाम इतना ज्यादा हो जाता है कि 1802 में 1802 में एक लड़ाई होती है प्यारे दोस्तों, जिसे हृदयसर की लड़ाई कहा जाता है। जिसे हृदयसर की लड़ाई कहा जाता है, बैटल ऑफ हृदयसर। और हृदयसर की लड़ाई जो 1802 में हुई, हृदयसर की लड़ाई जो 1802 में हुई, इसमें एक तरफ पेशवा है और पेशवा के साथ सिंधिया है और दूसरी तरफ होलकर है। दूसरी तरफ होलकर है जो कि सरदार ही थे। दूसरी तरफ होलकर है, यशवंतराव होलकर। ठीक, और इस युद्ध में पेशवा की हार हो जाती। यशवंतराव होलकर, इस युद्ध में पेशवा की हार हो जाती है और होलकर की जीत होती है। तो यह सवाल पूछा जाता है। इसके बाद अंग्रेज की एंट्री होती है और अंग्रेज लगातार, अंग्रेज समझ चुके थे कि अब आपस में ये लड़ने लगे और अंग्रेज हमेशा इस चीज का फायदा उठाते कि अगर थोड़ी सी भी उनको दरार दिखती थी ना तो वो उस दरार को खाई में बदल देते थे। अगर थोड़ी भी उनको दरार दिखी ना, वो उस दरार को खाई में बदल देते थे और इस चीज में वो बहुत माहिर थे। इस चीज में वो बहुत माहिर थे प्यारे दोस्तों। तो यहां पर भी वही हुआ। ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज आए और उन्होंने क्या किया,
एट द एंड उन्होंने देखा कि यार अब इनके बीच में बहुत रिफ्ट है, तो मैनिपुलेट किया बाजीराव द्वितीय को कि अब तुम्हारा साम्राज्य खत्म होने वाला है। तो बाजीराव द्वितीय लॉर्ड वेलेस्ली से मिलता है, लॉर्ड वेलेस्ली से मिलता है, और लॉर्ड वेलेस्ली से मिलने के बाद इसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, इसने सब्सिडरी अलायंस पर साइन कर दिए, जिसे बसीन की संधि, क्योंकि बसीन में हुआ था तो ट्रीटी ऑफ बसीन के नाम से भी जाना जाता है, बसीन की संधि के नाम से भी जाना जाता है। और इस बात से होलकर, सिंधिया, जितने भी लोग थे वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए कि हमारी मर्जी के बिना तुमने कैसे मराठाओं की स्वतंत्रता का सौदा कर लिया, विदाउट आवर अप्रूवल कैसे तुमने पूरी की पूरी मराठा की यूनिटी, पूरी सोवेनिटी को खत्म कर दिया। इसी बात को लेकर के शुरू होता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा, सेकंड एंग्लो मराठा, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। और फिर इसी समय शुरू होता है कुछ समय के बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद मराठा संघ का विघटन हो जाता है, पेशवा को पेंशन देकर के कानपुर में बिठूर के पास भेज दिया जाता है, जहां आगे जाकर के हम नाना साहेब के बारे में पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति के समय वो अलग होंगे और फिर वहीं पर वो रहते हैं, उसी जगह पर एक पेंशनर बन के वो रहते हैं। तो ये बाजीराव द्वितीय के बारे में बात थी। इस तरह हमने पूरे पेशवाओं के बारे में पढ़ लिया, जितने भी महत्वपूर्ण पेशवा थे, जितने भी इंपॉर्टेंट पेशवा थे, सबके बारे में हमने बात कर ली है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो एक बार जल्दी से ये पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, तो ये हमने महत्वपूर्ण पेशवाओं के बारे में बात कर ली। एक बार ना जब भी कभी रिवीजन करो, हमेशा इस तरह से लिस्ट निकाल लिया करो और फिर रिकॉल करने की कोशिश किया करो कि किसके बारे में हमने क्या पढ़ा है। जैसे बालाजी विश्वनाथ के बारे में हमने पढ़ा कि इनके द्वारा स्थापना की गई पेशवाओं के शासन की, और 1719 में दिल्ली की संधि की सैयद बंधुओं के साथ, जिसे रिचर्ड टेम्पल ने मैग्ना कार्टा बोला। बाजीराव प्रथम ने शासन का विस्तार किया, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया, मोहम्मद शाह रंगीला। दूसरा, बसीन में पुर्तगालियों को हराया, निजाम को पालखेड़ा की लड़ाई में हराया और मुंशी शिवगांव की संधि। बालाजी बाजीराव के समय 1750 में संगोला की संधि हुई, पूरे अधिकार पेशवाओं को मिल गए। 1752 में कन्नौज की संधि या अहदनामा की संधि हुई, जो कि मुगल बादशाह अहमद शाह के समय पर की गई थी। ठीक है, और 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ। उसके बाद माधवराव प्रथम ये मराठा शक्ति को दोबारा से केंद्रीकृत करते हैं, शाह आलम द्वितीय को अपना पेंशनर बनाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी। फिर नारायण राव की बात करते हैं, नारायण राव को चाचा रघुनाथ राव मार डालते हैं। ठीक है, फिर रघुनाथ राव कुछ समय के लिए पेशवा बनते हैं, माधव राव द्वितीय पेशवा बनते हैं। माधव राव द्वितीय के पेशवा के समय नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया, ये सभी मिलकर के 12 भाई काउंसिल बनाते हैं। राघोजी ने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि की थी, इसके विपरीत नाना फडणवीस ने पुरंदर की संधि की और राघोजी को चैप्टर को खत्म कर दिया। फिर इन्हीं के समय पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है। पहले आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेज हारते हैं और सालबाई की संधि के द्वारा पहला आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है। बाजीराव द्वितीय आखिरी पेशवा थे, इनके समय पर इन्होंने अंग्रेजों से जाकर के बसीन की संधि कर ली। इन्हीं के समय पर दूसरे और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं और इसी समय पर होलकर ने अटैक किया था हृदयसर नाम के स्थान पर, जिसमें पेशवा की हार हुई थी। बस यही बातें, ये सारी बातें हमने पढ़ ली, हमारा बहुत अच्छे से रिवीजन हो गया। अब युद्ध को पढ़ने में हमें समय नहीं लगेगा, बैटल को पढ़ने में हमें समय नहीं लगेगा। हमेशा की तरह सारे युद्ध हमने टेबल फॉर्मेट में बना दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। देखिए, जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है, इस समय पेशवा माधवराव प्रथम का द्वितीय का शासन है, पेशवा माधवराव द्वितीय का शासन है। अंग्रेज इस समय वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल है। कारण क्या था? पेशवा पद को लेकर के मतभेद माधवराव और रघुनाथ राव के बीच में, ये कारण था।
तो 1775 में अंग्रेजों के बीच में और रघुनाथ राव के बीच में सूरत की संधि होती है। वडगांव की लड़ाई इसकी सबसे फेमस लड़ाई है जो 1779 में हुई, जहां मराठों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया। 1782 में तालबाई की संधि के द्वारा ये युद्ध समाप्त होता है। तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि वडगांव की जो लड़ाई है वो किस युद्ध से जुड़ी हुई है। तो जो वडगांव की लड़ाई है वो आंग्ल मराठा युद्ध के साथ, पहले आंग्ल मराठा युद्ध के साथ जुड़ी हुई है। जो दूसरा युद्ध है ये 1803 से 1805 तक चलता है। अब दूसरे और तीसरे युद्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय होगा। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वेलेजली था। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि कर लेता है। इसी समय नेपोलियन का उदय हो रहा था। उन्हें भय था अंग्रेजों को कि कहीं ये भारत पर आक्रमण ना कर दे। तो इस युद्ध में 1803 में भोंसले के साथ देवगांव की संधि, 1803 में ही सिंधिया के साथ सुरजी अर्जनगांव की संधि और 1805 में होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि की गई थी। इतिहासकार मानते हैं कि भोंसले और सिंधिया इस युद्ध में हारे थे, तो ये एक प्रकार की सहायक संधि थी। लेकिन होलकर के साथ जो संधि की गई थी ये सहायक संधि नहीं थी, जबकि ये समझौता था। इसीलिए किताबों में हम हमेशा कहते हैं कि ये वाला टॉपिक कंफ्यूजिंग है। जब हमने सहायक संधि पढ़ा था तब भी हमने आपसे कहा था कि होलकर को लेकर के कंफ्यूजन है, पर मध्य प्रदेश की किताबें जो बताएंगी वही आपको पढ़ना है, जो मध्य प्रदेश के टीचर बताएंगे वही आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद साथियों तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है। इस समय पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स बन चुका था। कारण यह था कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया था। कल की क्लास में हमने पिंडारियों के बारे में पढ़ा था कि पिंडारी ऐसे सैनिक होते थे जो लूट का काम करते थे, लेकिन मराठा अभियानों में जब ये सेना के साथ जाते थे तो ये भी सैनिक बन जाते थे और जो भी ये पैसा लूटते थे उसका 25% भाग ये छत्रपति को दिया करते थे। तो जब पिंडारियों का दमन हेस्टिंग्स ने करना शुरू किया तो पिंडारी मराठाओं के पास पहुंच गए कि हमेशा हमने आपकी मदद की है, अब हमारी मदद भी कर दीजिए। और इसी बीच में कुछ लड़ाइयां होती हैं, जैसे खिड़की या किरकी का युद्ध 1817 में, कोरेगांव का युद्ध 1818 में, दौलत राव सिंधिया से ग्वालियर की संधि की जाती है और होलकर से मंदसौर की संधि की जाती है, जो बहुत अपमानजनक संधियां थी। ठीक है, इन संधियों के बाद ये दूसरी संधियां की जा रही हैं। फिर इसमें भोंसले जो नागपुर से थे, सीताबर्डी का युद्ध होता है और अंग्रेजों ने नागपुर पर अधिकार कर लिया। किरकी की लड़ाई में जो हमने यहाँ डिस्कस किया, किरकी की लड़ाई में इन्होंने बाजीराव द्वितीय को हराया और पुणे पर अधिकार कर लिया और महीदपुर की लड़ाई में होलकरों को हराया और मंदसौर की संधि के बाद मालवा पर भी इनका अधिकार हो गया। देखो यहां से सवाल कम बने हैं, यहां से सवाल ज्यादा बने हैं। दूसरे युद्ध की जो संधियां हैं ना ये सहायक संधि के साथ मिली हुई है, होलकर को छोड़ दिया जाए तो यहां से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। भोंसले के साथ कौन सी संधि है? देवगांव की संधि। सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि। फिर इनको रिपीट भी किया जा रहा है। ठीक है, जैसे आप देख पाए कि किरकी के युद्ध के बाद जब बाजीराव द्वितीय हार गया तो पुणे पर अधिकार हो गया। दौलत राव सिंधिया के साथ ग्वालियर की संधि की गई और होलकर के साथ मंदसौर की संधि की गई, जो बहुत ज्यादा अपमानजनक संधियां। तो यही थे आंग्ल मराठा युद्ध। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है पूरी तरीके से। किस तरह से मराठा संघ अलग अलग भागों में बटा, ये गायकवाड़ हैं बड़ौदा के, ये भोंसले हैं नागपुर के, ये ग्वालियर के सिंधिया हैं, यहाँ उज्जैन ये होलकर मिलेंगे, ये पेशवा है। ये पूरी कहानी हमने डिस्कस की थी और मराठा इतिहास भी खत्म होता है। मराठा इतिहास के साथ साथ हमारे इतिहास का पहला हिस्सा जिसमें हमने विस्तार की नीतियों को देखा ये कंप्लीट होता है। अब अगली क्लास से हम ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की बात करेंगे, जिसमें हम उनकी भू राजस्व नीतियों की चर्चा करेंगे, देन रेवेन्यू पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।